हेलो एवरीवन, होप यू डूइंग ग्रेट। सो आज का जो आर्टिकल है दैट वी वांटेड टू डिस्कस वाज दिस आर्टिकल दैट वाज पब्लिश्ड इन हिंदुस्तान टाइम्स एंड दिस वाज फॉर 27th February. Now why this article is indeed very interesting and we should all understand this article is because this article brings us to a perspective of what is India's position now with respect to what is happening in the world. For example, the Ukraine and Russia issue and some laid back or behind the scenes challenges that are presented to India right now. ठीक है, सो इसके अंदर इस आर्टिकल को समझने के लिए व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट कि दिस आर्टिकल फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट्स विद the invasion and whatever happened with Russia. But this article clearly mentions that there's a possibility of a nuclear threat, and as of now, on 27th February, that's a very big possibility because Putin has just declared that nuclear deterrence should be on watch. So, and this article then tells us that the geopolitical clock, backed by decades, flouted international norms and started a war whose outcomes are beyond his control. So this is all about Russia's leader. Now, the invasion still panning out has generated a pushback by Ukraine, invited condemnation from all the states like US, UK, right, and near endorsement from China and authoritarian states like Iran and Myanmar, and calls for de-escalation by states caught in the middle like India. So right now, this article tells us what is the position of India on this geopolitical scale where we are we मतलब हम क्या इस पोजीशन में हैं कि हम इस वॉर की सिचुएशन को चेंज कर पाएँ, नॉट इन एनी फेवर और सो बट एक्चुअली जस्ट provoking or telling Russia to stop the war or helping any party in that sense. So ये आर्टिकल आगे डिस्कस करता है इस चीज़ के बारे में. नेक्स्ट, new bloc politics which could leave middle powers on the side. So this is what it is कि हमने we took NAM, that is non aligned movement. हम किसी भी सुपर पावर के साथ नहीं होते बिकॉज वी बिलीव कि हमें खुद एक सुपर पावर बनना है. सो वी कैन नॉट टेक एनी साइड्स. तो दिस इज वेयर इट बिकम्स अ प्रॉब्लम. अभी आपको आगे समझ में आएगा. दिस आर्टिकल एक्सप्लेन्स कि क्यों ये प्रॉब्लम बन सकता है इंडिया के अगेंस्ट हो सकता है बिकॉज everything, the situation that is panning out ki USA is against China, right? But what Russia has done, तो USA will not completely, because हम देख रहे हैं USA का रवैया क्या है. So USA is not, since USA was against China in its whole hearted nature, मतलब USA का जो पूरी तरीके से एडवर्सरी या दुश्मन हम कह सकते हैं वो चाइना बन चुका था. बट इस वॉर के बाद हो सकता है कि यूएस रशिया पे भी अपने एफर्ट्स कंसंट्रेट करेगा. इस वजह से जो पहले यूएस की रिसोर्सेज इंडो पैसिफिक में लग रही थी और जो हमें एज अ व्हाट वी कैन से एज एन आइडियल कैंडिडेट इन द साउथ एशियन कंट्रीज माना जा रहा था अगेंस्ट चाइनाज राइवलरी एंड चाइनाज इंक्रीजिंग पोजीशन, अब वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी क्योंकि एक सुपर पावर दूसरे को काउंटर करने में लग गई है. मतलब एक जो इंटरेस्ट है वो वेस्टेड इंटरेस्ट अब डाइवर्सिफाई हो गए हैं. तो अब ये ईस्टर्न यूरोपियन यूनियन पे भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे और यूरोपियन यूनियन खुद रशिया से भिड़ने में लगा हुआ है. तो इसीलिए चाइना चाइना जो ये रशिया का बहुत अच्छा एलाय है, इट इज़ नाउ गेटिंग अ फ्री हैंड. मतलब अगर ये आर्टिकल के एंड में आपको बताया जाएगा, अगर चाइना मेक्स अ मूव ऑन इंडिया इन द नेक्स्ट फ्यू डेज और समथिंग लाइक दिस हैपन्स, देन वर्ल्ड की कोई भी पावर कुछ नहीं कर पाएगी बिकॉज यूएसए कैन ओनली कंडेम व्हाट विल हैपन. रशिया कैन एंड विल सप्लाई अस वेपन्स. यूरोपियन यूनियंस तो खुद ही लगे हुए हैं अपनी खुद की वॉर लड़ने में एंड नेटो को बनाने में. तो at the end of the day, we are currently not having any good allies with us or any allies who can really provide a support in the time that we need, in the time if we need, right? तो आपको ये समझ में आना चाहिए थोड़ा सा ये जियो पॉलिटिक्स अभी चल रहा है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इस आर्टिकल में एक्चुअली क्या बताया है.
यूएस's माइंड एंड रिसोर्सेज विल फ्री फोकस ऑन यूरोप, जो भी हमने डिस्कस किया, एंड इवन इफ इट रिमेन्स कमिटेड टू द इंडो पैसिफिक, द यूरोपियन यूनियन will have to rethink its collective security, and the Sino-Russian alignment has been strengthened by the crisis. तो साइनो रशियन अलाइनमेंट का मतलब कुछ नहीं है, चाइना एंड रशिया है बस। सो चाइना एंड रशिया की जो अलाइनमेंट है, अगर आप हमारा पुराना आर्टिकल पढ़ोगे तो उसमें भी आपको समझ में आएगा कि साइनो रशियन जो एग्रीमेंट है या जो इनकी दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो हाइटेंड हो गई है इस वॉर के बाद, क्योंकि पूरी कंट्रीज़ जो हैं, सारी कंट्रीज ऑलमोस्ट रशिया को बॉयकॉट कर रही हैं, सैंक्शंस लगा रही हैं। बट देर वर ओनली 3 कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो अभी वोटिंग हुई थी उसके अंदर, जिन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए या रशिया को एज अ मेन परपेट्रेटर ऑफ वॉर नहीं बोला था, वो था इंडिया, चाइना एंड यूएई। तो हम 3 ही एलाइज बचे रशिया के, उसमें से चाइनीज़ कैन प्रोवाइड सम एंड बेटर सपोर्ट टू रशिया देन अस, बिकॉज उनका माइंडसेट और आइडियोलॉजी सेम है, राइट। सो दैट इज़ वाई उनके अंदर इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए साथ साथ नेबर्स हैं, दैट्स वाई दे हैव सो मच डिपेंडिंग ऑन बोथ ऑफ देम। सो उनकी जो फ्रेंडशिप है, दैट्स अ वेरी गुड thing for both of them. India's unhappiness is with the methods used, seeks to unbalance Moscow and Washington DC, ensure that safety of Indian citizens in Ukraine, and obviate a harder Russian tilt towards China in an Asian context. So basically, Russia's war in Ukraine brings India's conflicting interest in the transatlantic and the Indo-Pacific into the spotlight. तो अब जो रशिया की जो वॉर हो गई है यूक्रेन के साथ, उसके बाद इंडिया के जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट थे ट्रांस अटलांटिक में और इंडो पैसिफिक में, अब वो स्पॉटलाइट पे आ गए हैं। क्यों? बिकॉज एवरी वन इज़ राइट नाउ इन्वॉल्व एंड नो बडी इज़ लुकिंग एट दिस एरिया। तो ये एरिया ट्रांस अटलांटिक और इंडो पैसिफिक तो हमारी ही प्रॉब्लम चल रही थी। सो दैट इज़ वाई व्हेन जब जब वर्ल्ड पावर्स ने उस तरफ मुड़ के देखा है, तब तब इधर कुछ ना कुछ हुआ है। मतलब this is how 1962 when China entered, when the Cuban Missile Crisis was going on. So our neighbors always have followed this tactic, and we have to bolster our defenses in this section. उसके बाद the impression of that China and Russia are coordinating to hurt India and its allies undermines New Delhi's bid to balance China extremely without considering how geopolitically corrosive Moscow's alignment with the Beijing truly for its own interest. नाउ आई कैन अंडरस्टैंड कि आर्टिकल थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग में कॉम्प्लेक्स हो सकता है, बट कोई नहीं, इसके अंदर 2-3 क्रक्स चीज़ें हैं बस जिनको हमें जानना है, एंड दैट्स इट। Even if Russia supplies arms to India during a conflagration with China, it is unlikely to tilt in India's direction diplomatically or even play the discreet arbiter as it did at the peak of Ladakh standoff during June to September 2020, given its own geopolitical dependence on Beijing. बेसिकली इसमें क्या बताया है कि रशिया खुद, जो बीजिंग, जो चाइना है, उस पर इतना डिपेंडेंट है कि अगर चाइना और इंडिया का कन्फ्रंटेशन हो भी जाता है तो रशिया डिस्क्रीटली डिस्क्रीटली सिर्फ इंडिया को वेपन सप्लाई कर पा सकता है, और डिप्लोमेटिकली वो कुछ सपोर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि चाइना उसका हमसे बड़ा एक एलाई है। तो इसी वजह से वो एक आर्बिट्रेटर जो वो पहले हमारे साथ बना था, आर बी, जस्ट अ मिनट, ARBI, ओके, आर्बिटर मतलब जो वो मीडिएशन पहले इसने किया था इंडियन चाइना के बीच में, शायद हो सकता है कि अब अगर वो स्टैंड ऑफ हो तो वो भी नहीं कर पाए, बिकॉज चाइना इज अ ग्रेटर एलाई टू रशिया नाउ। मॉस्को demerged during the 1962 war despite the Sino-Soviet split because it valued support from its communist adversary more than its non-allied ally during the Cuban Missile Crisis. तो यही बताया गया है कि मॉस्को के पास 1962 वॉर के अंदर, जबकि चाइना और सोवियत यूनियन स्प्लिट हो गया था, फिर भी मॉस्को ने चाइना का सपोर्ट इसलिए किया था क्योंकि
वो उनको ज़्यादा सपोर्ट, उनका जो सपोर्ट है वो ज़्यादा वैल्यूएबल है रादर दैन अ नॉन अलाइंड नेशन से, क्योंकि चाइना ने खुलेआम ऐलान कर रखा है कि दे सपोर्ट रशिया बिकॉज ऑफ सिमिलर आइडियोलॉजीज एंड नेबरहुड, दैट इज़ वाई। अब हमारी दो प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पे जो सामने आती हैं। फर्स्ट है एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन रशियन आर्म्स इन द लाइट ऑफ ग्रोइंग जियोपॉलिटिकल डाइवर्जेंस। पहली प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम रशिया के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं फॉर वेपन्स, ठीक है। दूसरी चीज़, its alignment with the Quad countries when their appetite to support the rules based order for domestic reasons is decreasing, and their propensity to offer top end military hardware to India still remains limited. दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी सिचुएशन और दूसरी प्रॉब्लम हमारे लिए क्या है कि हम अब बने हैं क्वाड का पार्ट। क्वाड के अंदर हमें टॉप मिलिट्री वेपन्स अभी तक वी आर नॉट श्योर और नॉट have achieved that much military weapons from quad और help from in this sense जितना हमें रशिया से मिल चुकी है। और हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि क्वाड हो सकता है हमारी इतनी हेल्प भी ना कर पाए इन दिस एरिया। तो पहली चीज़ तो हम रशिया के वेपन्स पे इतना डिपेंडेंट हैं। दूसरी चीज़, हमारे पास क्वाड से इतने, हमारे पास वी डोंट हैव एनी एश्योरेंस कि एट एनी मोमेंट हमें वेपन सप्लाई किए जाएंगे कि नहीं। सो दैट वॉज, ये हमारे दो टॉप इश्यूज़ हैं इस समय, क्योंकि रशिया रशिया इज़ वेरी वेरी वोट कैन आई से लाइक अ मैड डॉग राइट नाउ, कि वो मतलब भिड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है सबसे जो भी उसके रास्ते में आ रहा है। एंड हेंस हमारा आर पोजिशनिंग एंड आर सपोर्ट टू रशिया इन दिस मोमेंट इज़ डिक्लाइनिंग आर पोजिशंस विद ऑल द अदर नेशंस अराउंड। मतलब हमारा जो एक फ्रेंड है, एक एलाय है, if he is committing something, some crimes or in the world peace or world order, then us supporting or us staying non-aligned and non-observant to this, वो कहीं ना कहीं हमारी पोजीशन पे भी इफेक्ट कर रहा है। On the first contradiction, India armed forces are predominantly equipped with Russian weaponry. Moscow has been a historic supplier and is open to technology transfers. So आपको ये समझना पड़ेगा कि मॉस्को हैज़ बीन अ हिस्टोरिक सप्लायर, मतलब हर वॉर में हमें मॉस्को ने वेपन्स प्रोवाइड किए हैं। तो हम कहीं ना कहीं अपनी जो आर्म सप्लाई लाइन्स है, आर्म्स की हमारी जो वेपन्स की सप्लाई लाइन्स है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, क्योंकि इल रिलेशंस विद मॉस्को की वजह से। दूसरी चीज़, रशिया स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस ऑन चाइना and sharpened by its need to escape the sanctions regime and deepening ties with Pakistan, including in Taliban run Afghanistan, puts it increasingly at odds with India. तो बेसिकली उन्होंने यही कहा है कि उसकी चाइना से जितनी फ्रेंडशिप बढ़ती जाएगी उतनी ही हमसे ज़्यादा ऑड्स भी बढ़ते जाएंगे इस वजह से। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम राइट हेयर इन फ्रंट ऑफ अस। उसके बाद इंडियाज डिटर्मिनेशन टू प्रोक्योर द S-400 मिसाइल सिस्टम्स इवन एट द नाउ। तो क्या हुआ, हमने S-400 मिसाइल सिस्टम्स जो थे वो रशिया से बोरो करने थे, रशिया से खरीदने थे इनफैक्ट। बट उसके अंदर अमेरिका ने हम पे सैंक्शंस लगा दिए, जिसके अंदर जिसका नाम होता है कैट्सा, CAATSA, कैट्सा, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। Sanctions by the US in case in point. Russia's support for India's position at the UNSC remains undiluted if under stress. तो बेसिकली टू प्रोक्योर, हाँ, तो हम बेसिकली अभी भी रशिया से ही S-400 मिसाइल सिस्टम्स ले रहे हैं बिकॉज वी वांट टू यूज़ द रशियन मिलिट्री वेपन्स सिंस दे हैव बीन आवर एलाइज फॉर दिस लॉन्ग। तो इस वजह से हमारी जो डिपेंडेंसी है वो रशिया पे बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से यूएस भी हम पे सैंक्शन लगा रही है कैट्सा का फॉर एग्जांपल। इंडियाज इनेबिलिटी टू कॉल स्पेड विद ट्रूली विद मॉस्को। अब ये जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पैराग्राफ का या इस आर्टिकल का। इसको बहुत आराम से और इजी से समझना ही क्या कह रहे हैं। इंडियाज इनेबिलिटी टू कॉल अ स्पेड वॉट इज ट्रूली इज विद रशिया और इवन टू डू सो प्राइवेटली given the limited effects is a marker of toxic dependency that limits, not enables India's strategic autonomy. For if Russia
Russian misadventures make New Delhi worry about a possible US-China detent or losing a trusted arms supplier, then it's a sign that something is lacking in India's strategy as an Asian counterweight. एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल, एक बहुत ही अच्छे पैराग्राफ के साथ एंड हो रहा है ये। इस बेसिकली पैराग्राफ का मतलब ये है कि इंडिया की जो पोजीशन है, इंडिया की एज अ पोजीशन ग्लोबल डिप्लोमेटिक स्केल पे इस समय थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मॉस्को या रशिया जो हमारा इतना अच्छा वेपन सप्लायर, इतना अच्छा एलाय था, उसने it has truly done unimaginable and unpredictable things, right? बट सिंस ये हमारा एलाय है और हमारे वेपन्स इस पे डिपेंडेंट हैं, हमारे इतने ज़्यादा सप्लाईज इस पे डिपेंडेंट हैं, हम इसको कुछ बोल नहीं सकते। वी कैन नॉट से वॉट इट इज़। तो यहाँ पे कॉल अ स्पेड का मतलब ये होता है कि ट्रुथफुली सच बताना या क्रिटिसिज्म करना किसी चीज़ का, हम उस चीज़ को प्राइवेटली भी नहीं कर सकते, राइट? गिवन द लिमिटेड इफेक्ट्स इज़ अ मार्कर ऑफ टॉक्सिक डिपेंडेंसी। तो इसलिए हमारी जो डिपेंडेंसी है रशिया पे, दैट इज़ अ टॉक्सिक डिपेंडेंसी। क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं, बट उनके किसी भी काम में, उनके किसी भी गलत काम में हम उनको ये मॉस्को को, रशिया को, वी कैन नॉट पुल देम आउट। सो दैट लीव्स अस एट अ वीकर पोजिशन कि वी आर डिपेंडेंट ऑन देम, दैट्स वाई वी कैन नॉट पुल देम और कॉल देम आउट फॉर वट एवर इनजस्टिस दे डिड। ठीक है, एक तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है, फॉर इफ रशियन मिसएडवेंचर्स मेक न्यू दिल्ली वरी अबाउट अ पॉसिबल यूएस चाइना डिटेंट और लूजिंग अ ट्रस्टेड आर्म सप्लायर्स। अब दूसरी चीज़ ये है इसमें कि अगर सपोज डिटेंट का मतलब होता है कोलाबोरेशन, मतलब रिलेशनशिप इम्प्रूव होना। दूसरी वरी हमारी ये है कि अगर रशिया के अगेंस्ट, रशिया यूएस का दोबारा प्राइमरी एडवर्सरी बनता है, तो कहीं ना कहीं यूएस और चाइना की जो रिलेशनशिप है वो इम्प्रूव हो जाएगी। उस केस में भी हमारे लिए एक वरी की बात है, क्योंकि पहले यूएस जो चाइना के अगेंस्ट था एंड हमारे साथ था, वी वर एक्टिंग एज अ काउंटर वेट टू चाइनाज पॉलिसीज इन एशिया, एंड एवरी कंट्री वॉज ट्रस्टिंग अस कि हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। अब सारी कंट्रीज जो हैं वो रशिया के अगेंस्ट जाने के लिए चाइना के साथ हाथ मिला सकती हैं। दे कैन टीम अप विद चाइना, सो दैट अगेन brings a problem for us. It is true that reducing defense reliance is neither an easy nor quick process. India must not rock the boat with Moscow prematurely, but having excused Russian excesses in Hungary, हमने इतनी सारी उसकी जो रशिया ने इन्वेजन की है, हमने उस पर कुछ नहीं अपना, वी हैव नॉट पुल्ड इट आउट। जैसे 1956 में हंगरी, चेकोस्लोवाकिया इन 68, 1979 में अफगानिस्तान, जॉर्जिया इन 2008, क्राइमिया इन 2014, और अब यूक्रेन वॉर। अब जो रशिया ने यूक्रेन वॉर भी कर दिया, तो हमें अब सोचना पड़ेगा हमारी आर्म्स डिपेंडेंस ऑन मॉस्को, बिकॉज ये इतना अनप्रेडिक्टेबल है इसकी वजह से। बिकॉज देयर इज अ जियोपॉलिटिकल नीड टू डू सो, लार्ज स्केल indigenation coupled with increased diversification of arms supplies is critical to expand India's policy choices in such circumstances. अब एग्जैक्टली जो सोल्यूशन है वो बताया जा रहा है। तो सोल्यूशन ये है कि हमें सबसे पहले इंडिजिनाइजेशन करना पड़ेगा अपने वेपन सिस्टम्स का। उसके लिए हमें फ्रांस और जर्मनी से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र चाहिए होगा, ताकि जो वेपन सिस्टम्स वो बना रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं, उनको हम इंडिया में ही बना पाएँ। दिस इज़ कॉल्ड इंडिजिनाइजेशन, जिसे हम आत्मनिर्भर कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपना वेपन सिस्टम डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। कुछ वेपन सिस्टम वी हैव टू टेक फ्रॉम फ्रांस, रशिया, जर्मनी, यूएस और एनी अदर कंट्रीज जो प्रोड्यूस कर रही हैं इसको, ताकि वी आर नॉट सोलली डिपेंडेंट ऑन वन मेजर कंट्री। इसराइल भी इसमें आता है, वन मेजर कंट्री, और ताकि उनको ऐसा ना लगे कि हम ही उनके प्राइमरी बायर्स हैं, क्योंकि वो फिर कुछ भी करेंगे तो वी हैव टू सपोर्ट जो अभी हो रहा है। एक्सपेल्ड इंक्रीज सपोर्ट एंड हायर क्वालिटी एश्योरेंस बेंचमार्किंग, तो हमें डीआरडीओ को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, coupled with deeper exploration of technology transfer options from France and other European vendors might work.
It brings us to the second contradiction, that is the limits of the god. The irony in that Ukraine situation is that US and the most European capitals, despite their outrage, will most likely not be able to reverse Russia's invasion. मतलब इतनी पावरफुल कंट्रीज भी रशिया के इन्वेजन को रिवर्स नहीं कर सकती. सैंक्शंस लगा सकती है, बट वो ओवरऑल नहीं करेंगे रशिया के डोमेस्टिक पॉलिटिकल और एक्सटर्नल स्ट्रेटेजिक कैलकुलस को, जो वेस्ट के साथ उसके रिलेशन हैं उसमें. बट इट विल पुश रशिया फर्दर इनटू चाइनाज ऑर्बिट. मतलब जब सैंक्शंस लग जाएंगे तो रशिया किसके अंदर डिपेंडेंट हो जाएगा? चाइना के पास. कॉम्प्लिकेटिंग इंडियाज बैलेंसिंग स्ट्रैटेजीज. तो उसके बाद हमारी जो रशिया के साथ इक्वेशन है वो थोड़ी चेंज हो जाएगी. What happens if China decides to grab more Indian territory and escalate the Himalayan standoff in the near term? तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो इसमें आता है कि अगर ऐसा होता है और चाइना कुछ फाउल प्ले करने का सोचता है, तो इस समय वी डोंट हैव एनी एलाई और 100% एश्योरेंस फ्रॉम एनी एलाई और सपोर्ट. देयर इज नो गारंटी दैट अ डिस्ट्रैक्टेड यूएस, जो यूएस अभी डिस्ट्रैक्टेड है इस समय, विल डाइवर्ट मिलिट्री रिसोर्सेज टूवर्ड्स इंडिया बियॉन्ड रिटोरिकल सपोर्ट. मतलब वो सिर्फ रिटोरिकली सपोर्ट ही करता रहेगा कि एवरीथिंग शुड कम बैक टू नॉर्मल, और दैट रशिया विल बी एबल टू प्ले द रोल ऑफ एन आर्बिटर. This scenario could entail an incredibly lonely place for India to be in, and one India can hopefully prevent. So this was the final comment कि एक lonely situation सी बन गई है इंडिया की in the geopolitical scale, as the superpowers are getting aligned, the geopolitics of the world is getting aligned. So India as a country हमको reconsider करना पड़ेगा अपने रशियन डिपेंडेंस पे, कि how much dependence should we maintain on Russia, as they are right now very unpredictable in nature. So that was the article, guys. Thank you everyone for staying this long. And these articles are important for you to understand the geopolitical scenario भी हो रहा है. It's very important for us to understand this in the international relations uh, realm of things. So this was it. Thank you everyone for staying this long. All the best for exams, and do share and subscribe the channel for more videos like this. Thank you everyone.